जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NKS में। तो कैसा पढ़ाई चल रहा है? आई थिंक बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही होगी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, आप प्रश्नों को हल कर रहे होंगे। ये दोस्त साइंस का क्लास है। इसके अलावा आप देखेंगे हमारे चैनल पर मैथ का भी क्लास चल रहा है, जहाँ पर आप मैथ को भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, आसानी से प्रश्नों को समझ सकते हैं और अपने से खुद एक क्षमता विकसित कर सकते हैं कि आप कोई भी प्रश्न हो उसे आप हल कर सकें। तो आइए चलते हैं दोस्त, सेशन बढ़ाते हैं साइंस को आगे। एक बार साइंस को शुरू करने से पहले दोस्त एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें और कमेंट जरूर करें दोस्त, ताकि हमें पता चले कि क्या अभी खामियां हैं या क्या चीज़ अच्छे हैं और क्या और बेहतर करने की हमें आवश्यकता है। तो चलिए दोस्त, सब्सक्राइब करते हैं एक बार और चलते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्त, हम साइंस में फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का अभी समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उसके एक एक प्रश्नावली को हल भी कराते चल रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट अध्याय जो दोस्त है, हमारे आसपास पदार्थ, वो बस जस्ट एक बिंदु की दूरी पर हैं दोस्त। एक बिंदु और आपको समझाएंगे और हमारा सेशन समाप्त हो जाएगा। और उसके जो भी प्रश्नावली में, जो भी अभ्यास में जो भी प्रश्न होंगे दोस्त, उसको अच्छे तरीके से समझेंगे और खुद से लिखने की क्षमता विकसित करेंगे। तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। आइए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने ये सब पढ़ लिया था दोस्त, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, शीतलता का कारण कैसे होता है दोस्त, शीतलता कैसे होती है, हमने ये बखूबी बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आपको। ये हम जो बोल रहे हैं दोस्त, ये यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। यहाँ इसमें क्या होता है कि इसमें हिंदी में दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही होती है, वाष्पीकरण और वाष्पीकरण, परंतु इवापोरेशन और वेपराइजेशन दो टर्म है इंग्लिश में। जब इंग्लिश में इन शब्दों को देखिएगा तो आपको इनके बीच में अंतर करना आप समझ जाएंगे। और यही हमारा आज का मुख्य बिंदु है दोस्त। यही इसी चीज़ को, हालांकि इस चीज़ को एनसीईआरटी में एक्सप्लेन नहीं किया गया है, परंतु ये आपको जानना जरूरी है। वाष्पीकरण आप हिंदी में पढ़ेंगे, वाष्पीकरण ही लिखा हुआ है, परंतु जब आप इसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखिएगा तो इवापोरेशन और वेपराइजेशन दो टर्म आपको मिलते हैं। तो आइए समझते हैं और आसानी से समझते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है दोस्त कि पहले हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आपको स्लाइड पर जो लिखा हुआ है आप उसको देखिएगा, एक बार समझ लीजिए क्या चीज़ है। दो टर्मिनोलॉजी आते हैं दोस्त, एक वेपराइजेशन होता है, एक इवापोरेशन होता है, परंतु आपको हिंदी में इन दोनों टर्मिनोलॉजी का वाष्पीकरण ही लिखा मिलेगा। अंतर क्या है सर, आइए समझते हैं। देखिएगा, जब कोई भी दोस्त लिक्विड हो, जिससे हम जल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, क्योंकि वो हमको आसानी तरह से उपलब्ध हमारे अपने घर में उपलब्ध होता है, इस वजह से वो एग्जाम्पल लेना बहुत बेहतर होता है। तो एक जैसे जल का उदाहरण हम लेकर चल रहे हैं दोस्त, आप देखिएगा, हम अभी वेपराइजेशन समझा रहे हैं, यानी उसका भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी क्या है, वाष्पीकरण। वेपराइजेशन दोस्त उसे कहते हैं जब आप जल को बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी उसका जो क्वथनांक बिंदु है दोस्त, हर लिक्विड का एक क्वथनांक बिंदु होता है। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वह ताप, जिस ताप पर, वह ताप दोस्त जब कोई पदार्थ लिक्विड यानी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, तो जिस ताप पर बदलेगा दोस्त वो क्वथनांक बिंदु होता है। जैसे जल दोस्त, जल जो होता है, जो पानी होता है दोस्त, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना लिक्विड अवस्था को छोड़कर गैस अवस्था में बदल जाता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमको क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो जब आप लिक्विड यानी जल को दोस्त एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले जाकर आप उसका अवस्था परिवर्तन करा रहे हैं, तो वह आपका क्या कहा जाएगा दोस्त, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं, ये टर्मिनोलॉजी यूज किया जाएगा। हालांकि हिंदी में वाष्पीकरण ही है, परंतु इसको इंग्लिश में वेपोराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, वेपोराइजेशन कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, यह एक सामान्य शब्द है जो किसी भी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें एक पदार्थ तरल या ठोस से गैस में बदल जाता है। इसमें क्वथनांक पर वाष्पीकरण और क्वथनांक से नीचे वाष्पीकरण शामिल है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वथनांक पर और क्वथनांक से नीचे भी शामिल है। यह तापमान और दाब के साथ भिन्न होता है, यानी कि आप देखेंगे, हमने कैसे बताया था आपको, दाब बताया था, दाब बढ़ाएंगे तो उनके रिक्त स्थान घटेगा, यानी उसकी अवस्थाएं बदल जाती हैं, वो उसी बारे में यह बात कर रहा है। यह तापमान और दबाव के साथ भिन्न होता है। उदाहरण के लिए पानी का उबलना
जिससे एक ठोस पदार्थ एक बर्फ हुआ और उसका वाष्पीकरण में बदल जाना, हमने आपको ड्राई आइस के बारे में बताया था। तो ये बिंदु होते हैं दोस्त वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब जब कोई भी लिक्विड अपने क्वथनांक बिंदु तक आकर अपना वेपर में बदल जाता है, यानी वाष्प में बदल जाता है। वहीं पर एक टर्मिनोलॉजी और आती है दोस्त, जिससे हम हिंदी में भी वाष्पीकरण ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में वो टर्मिनोलॉजी क्या है, इवापोरेशन। यहाँ पर क्या होता है दोस्त, जब जल अपने क्वथनांक बिंदु से नीचे ही वो वेपर में बदल जाता है, यानी वाष्प में बदल जाता है, जिससे हम अपने कपड़े सुखाते हैं, या फिर आप कोई भी एक कटोरे में आप छत पर पानी, हमने क्रियाकलाप में देखा था कि छत पर पानी रख देते हैं तो किस प्रकार वह कटोरे से पानी गायब हो जाता है, यानी वाष्प में बदल जाता है। ये सारी प्रोसेस आप जल के क्वथनांक बिंदु से नीचे हो रहा है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो रहा है, तो इसको टर्मिनोलॉजी क्या देते हैं, इवापोरेशन। क्या देते हैं दोस्त, इवापोरेशन। आइए देखिए क्या कह रहा है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक प्रक्रिया है, यानी कि जो वेपराइजेशन हम क्या कर रहे हैं, ताप दे रहे हैं, हम उसमें इन्वॉल्व हैं, हम उसको ताप दे रहे हैं, तब जाकर वेपराइजेशन होता है। परंतु जो कपड़ा सूख रहा है, जो आप बाउल में कटोरे में पानी रखे हैं, वो अपने आप, उसको हम ताप नहीं दे रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से हीट ऑब्जॉर्व कर रहा है, उसके उष्मा से वह क्या गैस में बदल जा रहा है। परंतु यहाँ पर वेपोराइजेशन पे, यानी कि वाष्पीकरण पे, यहाँ पर हम बराबर क्या, गैस के थ्रू उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है। तो इसमें देखिए, आइए क्या कह रहा है कि एक तरल अपने क्वथनांक से नीचे यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे गैस में बदल जाता है। यह सतह पर होता है, हमने आपको बताया था बराबर, पिछले सेशन में एग्जाम्पल के थ्रू बताया था दोस्त, किस प्रकार एक पौंड में दोस्त आपका गैस का कण जो होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, किस तरह वह उष्मा बराबर सन से ले रहा है और वो फ्री अवस्था में जाना चाह रहा है, तो किस प्रकार वो फ्री हो जा रहा है, हमने बताया था। हमने ये भी बताया था कि उस पहले यह क्रिया सतह पर होती है, यानी कि जो एक पार्टिकल है दोस्त, जो सतह पर पार्टिकल है, हमने बराबर ऐसे चित्र बनाया था दोस्त, आप देख सकते हैं, हमने इस प्रकार चित्र बनाया था और आपको बताया था कि ये कुछ वाटर के पार्टिकल है और ये फ्री अवस्था में, ये अभी फ्री अवस्था में, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी वाटर का ड्रॉप यानी कण नहीं है, परंतु ये इनके जो नीचे लेयर वाले हैं, इनके नीचे में जो दोस्त ये कण है वाटर के, इनके ऊपर भी हैं, इनके दाएं बाएं नीचे चारों तरफ है, तो ये अभी अपने आकर्षण बिंदु से इनका ज़्यादा बनाव है, कनेक्ट ज़्यादा है। परंतु जब ये ऊपर वाले की बात की जाए तो ये ऊपर से फ्री अवस्था में है, तो ये क्या सोचते हैं कि हमें जो उष्मा मिल रहा है, उस उष्मा से हम किस प्रकार फ्री अवस्था में यानी गैस अवस्था में बदल जाएं। यही प्रोसेस हमने आपको बताया था पिछले सेशन में दोस्त, यानी कि जो इवापोरेशन होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, इवापोरेशन हिंदी में टर्मिनोलॉजी दोनों एक ही है, वाष्पीकरण, वो क्या होता है, सतह पर होता है। क्या होता है दोस्त, सतह पर होता है। तो आप देख सकते हैं क्या है, यह सतह और क्वथनांक पर तरल की सतह पर ये बुलबुले नहीं बनाते। आप देखिएगा, जैसे आप कपड़े सुखाने जा रहे हैं दोस्तों, क्या उसमें से बुलबुला निकलता है, नहीं निकलता है, जाहिर सी बात है। लेकिन परंतु जब आप वेपराइजेशन यानी आप किसी कटोरे में पानी को लेते हैं और गैस पर दोस्त गर्म करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें से बुलबुले निकलते हैं। तो ये भी एक मुख्य अंतर में आता है दोस्त कि क्या कि इवापोरेशन जो होता है दोस्त, इवापोरेशन जो होता है उसमें बुलबुले नहीं निकलते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कपड़े जब सुखाते हैं तो उसमें बुलबुले नहीं निकलते। परंतु हमने ये भी देखा है कि जब वही पानी को गैस पर उबालते हैं और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब वो तापमान पर पहुंचता है दोस्त, तो वो बुलबुले के रूप में निकलता है, हमने ये भी देखा है। तो आइए नेक्स्ट बिंदु देखिए, यह तापमान बढ़ने के साथ तेज होता है, यानी जाहिर सी बात है दोस्त, गर्मी के दिन में ज़्यादा जल्दी कपड़े सूखते हैं और ठंडे या बरसात के दिन में कम। तो हमने ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। उदाहरण के लिए कपड़े का सूखना, तालाब या झील का वाष्पीकरण, ये हमने 2 पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है दोस्त, जो लगभग लड़के यहाँ पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि आखिर हम किसे क्या कहें। तो हमने आपको बहुत बखूबी तरीके से, अच्छे तरीके से समझाया दोस्त, एक एक स्टेप से समझाया। अब आइए इनके बीच में मुख्य अंतर को समझते हैं और देखिएगा। देखिए, वाष्पीकरण है, इवापोरेशन, ध्यान में रखिएगा, वाष्पीकरण दोनों में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी अलग है, इसलिए बोला जाता है दोस्त कि एक एक शब्द का, अगर आप जो मुख्य शब्द है उसका टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में जानेंगे तो आपके लिए बेहतर होता है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। इवापोरेशन और वेपोराइजेशन, आइए देखिए परिभाषा में क्या कह रहा है, तरल का क्वथनांक से नीचे गैस में बदलना, यानी कि इवापोरेशन में क्या आ रहा है, किसी भी तरल का
क्वथनांक से नीचे, यानी वाष्पीकरण में क्या कह रहा है, किसी भी पदार्थ का तरल या ठोस अवस्था से गैस में, किसी भी पदार्थ का तरल हो या ठोस हो उसका गैस अवस्था में, यानी कि अगर आप कैम्फर यानी कपूर का एग्जाम्पल देख रहे थे दोस्त, जो क्या है एक ठोस अवस्था में, परंतु वह फिर भी उसको गर्म करने पर आप देखते हैं वो डायरेक्ट क्या बनता है, गैस में बदल जाता है, वो लिक्विड में नहीं बदलता, यानी कि वो भी क्या है, वेपोराइजेशन है। क्या है, वो भी एक वेपोराइजेशन का एग्जाम्पल है। अब देखिए तापमान में क्या होता है, क्वथनांक से नीचे, तापमान के रिस्पेक्ट में जो इवापोरेशन होता है वो क्वथनांक से नीचे ही अपना प्रोसेस करता है। इसका जो वेपोराइजेशन है, यह कोई भी तापमान अपना एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मुख्य रीजन है, इसका एक क्वथनांक है, उस पर कार्य करता है। प्रक्रिया देखिए दोस्त, यह सतह पर होता है, यह पूरे द्रव में हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, आप उबालते हैं तो पहले नीचे का पानी गर्म होता है दोस्त, ऊपर का पानी पहले गर्म नहीं होता है। जैसे जैसे नीचे का पानी गर्म होगा, नीचे वाला कण ऊपर जाएगा, ऊपर वाला ठंडा कण नीचे आता है, वो पुनः गर्म, धीरे धीरे यह प्रोसेस चलते रहता है। अब बुलबुले नहीं बनते हैं, हमने आपको बताया कि इवापोरेशन में बुलबुले नहीं बनते हैं, परंतु वाष्पीकरण में क्या बुलबुले बनते हैं। हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको देखा था, और आप ये क्रियाकलाप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ये हमारा दोस्त यहाँ पर वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन और वेपोराइजेशन, दो टर्म आप आसानी से समझ गए क्या इनके बीच अंतर है। सिंपल एक अंतर है दोस्त कि हमारा इवापोरेशन अपने क्वथनांक बिंदु से नीचे प्रोसेस होता है, और जो वेपोराइजेशन है वो आपको क्वथनांक बिंदु जो टर्मिनोलॉजी है वो उसको चाहिए, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसको चाहिए, और इससे आप निश्चित है कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही होगा। ये हमारा दो टर्मिनोलॉजी थे, ये समाप्त हो गए। इससे पहले हम प्रश्नावली हल करें दोस्त, इससे पहले हम अपने नोट्स को क्लियर करते हैं। तो आइए चलते हैं, अपने नोट्स को पहले क्लियर करते हैं। हमने यहाँ तक नोट्स अपना क्लियर कर लिया था दोस्त, आप देख सकते हैं हमने ये बराबर लिख लिया था, और प्रश्नावली को भी हल कर लिया था। अब यहाँ से नोट्स लिखना जल्दी शुरुआत करेंगे दोस्त। लिखिएगा दोस्त, जल्दी जल्दी लिखेंगे यहाँ पर से, ये पॉइंट डालिएगा। हमने नोट्स कैसे बनाना है दोस्त आपको बहुत पहले सेशन में बता चुके हैं, वहाँ पर जाइएगा, समझिएगा नोट्स कैसे बनाना है, और पुनः नोट्स यहाँ से बनाना चालू कीजिएगा। आप देख सकते हैं, पहले लिखिएगा ऐसे स्टार, जहाँ आप नोट्स बनाए हैं उसके जस्ट नीचे एक आध 3-4 लाइन छोड़कर नीचे बिंदु आइएगा और स्टार दीजिएगा, और लिखिएगा वाष्पीकरण। क्या लिखना है दोस्त, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, ये आपका जो वाष्पीकरण है दोस्त, जो 1.5 का बात कर रहा है, ये इवापोरेशन है। क्या है, इवापोरेशन है। क्या है दोस्त, ये इवापोरेशन है, वेपोराइजेशन नहीं है। ध्यान से, यह वेपोराइजेशन नहीं है, इसलिए हम लास्ट में ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर दिए। जो ये 1.5 है दोस्त, ये इवापोरेशन है, और इवापोरेशन हमने आपको अभी समझाया। तो लिखिए, लिखेंगे दोस्त, जब कोई लिखेंगे, जब कोई तरल पदार्थ अपने क्वथनांक बिंदु से, क्वथनांक इस प्रकार लिखेंगे दोस्त, क्वथनांक इस प्रकार लिखेंगे। जब कोई तरल पदार्थ अपने क्वथनांक बिंदु से जब कोई तरल पदार्थ अपने क्वथनांक बिंदु से नीचे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जब कोई तरल पदार्थ अपने क्वथनांक बिंदु से नीचे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। कोष्ठ में लिख लीजिएगा दोस्त, इवापोरेशन। कोष्ठ में लिख लीजिएगा इवापोरेशन। आप देख सकते हैं, ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है दोस्त, आप लिख सकते हैं, दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, यानी वेपर मतलब वाष्प, एट एनी टेम्परेचर बिलो द, किसी भी टेम्परेचर पे, जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं अपने एटमॉस्फेयर में लगभग 35-36 यही टेम्परेचर आता है इस समय, फिर भी इवापोरेशन आपका वेपर में चेंज हो जाता है। तो बेलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक बिंदु, इज कॉल्ड इवापोरेशन। ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया है, ये आप नोट्स लिख लिए। अब आगे आइए लिखते हैं।
ये आपका 1.5 है। तो दोस्त यहाँ पर आप लिख लिए, अब आगे पॉइंट लिखिएगा। अभी आपने वाष्पीकरण का स्टार्ट देकर दोस्त आपने नोट्स लिखा। अब उसके जस्ट नीचे आइएगा दोस्त, एक लाइन छोड़कर नीचे आइएगा और यहाँ पर भी स्टार दीजिएगा और लिखिएगा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक जो अभी पीछे लिखे हैं दोस्त, उसके जस्ट नीचे आइएगा, लिखिएगा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें जस्ट उसके नीचे वाले लाइन में आइएगा और फर्स्ट इस प्रकार या फिर इस प्रकार आप फर्स्ट लिखकर लिखिएगा। लिखेंगे दोस्त, जब हम पहला बिंदु वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक में नीचे लाइन में फर्स्ट बिंदु लिखिएगा। जब हम सतह के क्षेत्र को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, जब हम सतह के क्षेत्र को बढ़ाते हैं एवं घटाते हैं तो क्रमशः इस प्रकार क्रमशः लिखेंगे दोस्त, क्रमशः वाष्पीकरण दर बढ़ता है एवं घटता है। तो क्रमशः वाष्पीकरण दर बढ़ता है एवं घटता है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ दोस्त। ये समझाएंगे नहीं दोस्त, समझा चुके हैं बहुत पहले ही पिछले सेशन में। दूसरा पॉइंट लिखिएगा दोस्त, दूसरा पॉइंट एक लाइन छोड़कर नीचे दूसरा पॉइंट में लिखिएगा तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। अब तीसरा पॉइंट नीचे लिखेंगे दोस्त, तीसरा पॉइंट, पहला दूसरा लिख लें, तीसरा पॉइंट लिखिएगा आर्द्रता या कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्त, वायुमंडल में आर्द्रता का अधिक एवं कम, वायुमंडल में आर्द्रता का अधिक एवं कम होना क्रमशः वाष्पीकरण को कम एवं वाष्पीकरण को अधिक करता है। वाष्पीकरण को कम एवं वाष्पीकरण को अधिक करता है। वायुमंडल में आर्द्रता अधिक एवं कम होना वाष्पीकरण को कम एवं अधिक करता है। देखिए दोस्त, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो क्रमशः लिखा जाता है ना, जिसे हमने अभी क्या लिखाया, हमने आपको अभी लिखा है जैसे ए एवं बी, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, और ये क्रमशः लिख दिया जाए और इसके आगे कोई एक्स और वाई लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि ये ए एक्स है जो ए से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ए से। और ये वाई है जो बी से कनेक्टेड है। तो अभी आपने जो भी लिखा उसमें हमने जो भी क्रमशः जहाँ यूज़ किया, यानी जैसे हमने बताया कि क्षेत्र को, जैसे अभी आपने नोट्स में लिखा क्षेत्र को बढ़ने और घटने क्रमशः, तो उसके आगे जो जस्ट लिखे होंगे वो बढ़ने से संबंधित होगा और घटने वाला उसके बाद वाला से, यानी रिस्पेक्ट होता है, यानी कि ये जो पहले आएगा और जो पहले आप लिखें उससे कनेक्टेड रहेगा। ध्यान दीजिएगा ये। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा दोस्त, 4 पॉइंट लिखेंगे। अभी थर्ड पॉइंट हो गया और 4 पॉइंट लिखेंगे। 4 पॉइंट लिखिएगा दोस्त, वायुमंडल में वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण तेज होता है। वायुमंडल में वायु की गति में वृद्धि होने के पश्चात वायुमंडल में वायु की गति में वृद्धि होने के पश्चात वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। यह आपका पॉइंट क्लियर हो गया दोस्त। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट में ये इमेज देख सकते हैं दोस्त,
हमने आपको बहुत पहले ये सब समझा कर रखा है। सरफेस एरिया पर होता है अफेक्टिंग, जो अभी आपने पढ़ा वही चीज़ें। टेम्परेचर बढ़ाने से किस प्रकार अधिक होगा, सरफेस एरिया कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, किस प्रकार अधिक और कम होगा। ह्यूमिडिटी, आर्द्रता वाला अभी आपने लिखा, ये उसी चीज़ का इमेज है दोस्त। ये वाइंड है, मतलब हवा का तेज या कम होने से क्या वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है, ये उसका इमेज है दोस्त। ये आपने देखा, इन 4 पॉइंटों में देखा। ताप के अनुसार देखा, सरफेस एरिया के अनुसार देखा, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता के अनुसार देखा, और हवा का स्पीड में वृद्धि के अनुसार। ये 4 बिंदु आपने लिखा। आइए अब नीचे ये इतना लिख लिए दोस्त, उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में लिखिएगा। नीचे वाले लाइन में स्टार देकर लिखिएगा दोस्त, स्टार देकर लिखिएगा। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? ये पॉइंट अब स्टार डालकर लिख दिए नीचे। उसके जस्ट नीचे वाला लाइन में इस प्रकार डालिएगा दोस्त, इस प्रकार एरो डालिएगा, और इस एरो के आगे लिखिएगा कि लिखिएगा दोस्त, इसमें आपको लिखना है, लिखिएगा जब तरल पदार्थ या जल के कण अपने आसपास के ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, अपने आसपास के ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, तत्पश्चात इस प्रकार लिख सकते हैं दोस्त, तत्पश्चात इस प्रकार लिख सकते हैं। तत्पश्चात द्रव या तरल पदार्थ गैस में बदल जाता है। खड़ी पाई दीजिएगा और लिखिएगा अंततः मतलब अंत में क्या होता है? अंततः हमें शीतलता का अनुभव होता है। ये आपका पूरा रीज़न हो गया दोस्त कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो आपने अभी जस्ट लिखा कि किसी तरल पदार्थ या जल के जब कण अपने आसपास के ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तो अंततः वो क्या होते हैं दोस्त? गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव से किसमें? गैस में परिवर्तित होते हैं, और अंततः उन्हें क्या, हमें शीतलता महसूस होता है। आपने ये रीजन लिख लिया। अब उसके बाद दोस्त उदाहरण लिखिएगा। अब जैसे इसका आपने भरपूर आप उत्तर उसका लिख लिए। अब उसके बाद नीचे लाइन में दोस्त आपने लिखा कि अंततः हमें शीतलता महसूस होता है या ठंडक महसूस होता है। खड़ी पाई दीजिएगा। उसके जस्ट नीचे वाले लाइन में लिखिएगा उदाहरण, और ऐसे कर दीजिएगा। उदाहरण लिखकर और ऐसे कर दीजिएगा, लिखिएगा ऐसे उदाहरण। अब नीचे लिखिएगा दोस्त, उदाहरण के जस्ट नीचे ए बिंदु लिखिएगा। ए बिंदु में लिखिएगा जब हम एसीटोन लिखा हुआ दोस्त, आप देख सकते हैं। जब हम एसीटोन का प्रयोग नेल पॉलिश को, आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, नेल पॉलिश आप समझते हैं दोस्त क्या होता है। लिखिएगा एसीटोन, पहला बिंदु उदाहरण। अब लिख रहे हैं दोस्त, उदाहरण में पहला बिंदु और एसीटोन लिख लीजिएगा। पहला बिंदु में क्या लिखना है? ये एसीटोन, और एसीटोन के आगे ऐसे कर लीजिएगा, एसीटोन के आगे ऐसे कर लीजिएगा। लिखिएगा जब हम नेल पॉलिश को हटाने के लिए, नेल पॉलिश लिखा हुआ है दोस्त, नेल पॉलिश को हटाने के लिए एसीटोन का प्रयोग करते हैं। जब हम नेल पॉलिश को हटाने के लिए एसीटोन का प्रयोग करते हैं तो हमें शीतलता या ठंडक महसूस होता है। शीतलता या ठंडक इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं आप। एक सेकंड रुकिएगा, मैं इस प्रकार ठंडक या ठंडा लिख सकते हैं आप, ठंडा इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने एसीटोन को लिख लिया दोस्त। अब दूसरा बिंदु लिखिएगा, बी कर दूसरा बिंदु। ध्यान दीजिएगा ये सब उदाहरण में चल रहे हैं दोस्त। वाष्पीकरण के शीतलता के कारण कैसे होते हैं हमने आपको लिखवाया। उसके बाद अब ये सब भी उदाहरण में लिखवा रहे हैं। सेकंड में लिखिएगा दोस्त, तेज धूप वाले गर्म दिन
दिन के लिखिएगा दोस्त, लिखिएगा दूसरा में, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद, तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर, छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, अपनी छत पर या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। ये सब उदाहरण है दोस्त, क्यों होते हैं हमने आपको समझा कर रखा है। और इसके जस्ट ऊपर क्या है, आपको इन सभी का आंसर है। क्या है, हमने आपको जो लिखाया कि किस प्रकार वो अपना ऊष्मा अवशोषित करता है, और ऊष्मा अवशोषित होकर वो तरल पदार्थ से गैस अवस्था में बदल जाता है, तो किस प्रकार हमें ठंडक महसूस होता है। तो ये सब का आपके ऊपर जो है रीजन है, ये सब क्या है, उदाहरण उसका। इसी प्रकार थर्ड में लिखिएगा दोस्त, सी लिखिएगा, गर्मियों में हमें सूती कपड़े, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। ये पूरा स्टेटमेंट लिखिए दोस्त, सी में लिख रहे हैं, सी ये सब उदाहरण है दोस्त। गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। अब ये लिखने के बाद नीचे, ये जैसे आप लिख लिए, आप नीचे इसके जस्ट नीचे इस प्रकार लाइन डालिए, इस प्रकार निशान डालिए दोस्त, इस प्रकार डालेंगे और लिखेंगे, लिखेंगे लिखेंगे दोस्त, गर्मियों में अत्यधिक पसीने होने के कारण, अत्यधिक पसीने होने के कारण, पसीना या पसीने, पसीना होने के कारण जब हम सूती कपड़े का प्रयोग करते हैं, जब हम सूती कपड़े का प्रयोग करते हैं, जब हम सूती कपड़े का प्रयोग करते हैं, तो हमारा सूती कपड़ा पसीने को अवशोषित करता है, पसीने को अवशोषित करता है। और अंततः कैसे लिखना है दोस्त, हमने आपको पहले बताया है। और अंततः हमारा तरल पसीना वाष्प में बदल जाता है, और अंततः हमारा तरल पसीना वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है के बाद कोमा दीजिएगा, के बाद कोमा, बदल जाता है, कोमा देने के बाद हमारे शरीर के ऊष्मा अवशोषित करने के कारण, हमारे शरीर का ऊष्मा अवशोषित करने के कारण, ये हमारा पूरा आपका आंसर है विस्तार में। अगर आपको कभी भी एग्जाम में आ गया या फिर कहीं कोई पूछ दिया तो आप बखूबी से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं किसी को। अब इसमें आगे पॉइंट लिखिएगा दोस्त, ये हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा दोस्त। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड दोस्त रुकिएगा सिर्फ। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, डी पॉइंट। ये सब अभी वाष्पीकरण के शीतलता के कारण में ही चल रहा है दोस्त, उदाहरण में लिख रहे हैं। अब चौथा बिंदु लिखिएगा, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं। ये पूरा स्टेटमेंट लिख दीजिए। पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद जस्ट उसके नीचे इस प्रकार एरो दीजिएगा, लिखेंगे। इसमें हमने समझा दिया दोस्त, बस आपको लिखवा रहे हैं। लिखेंगे दोस्त, लिखेंगे ऐसा क्यों नजर आता है, तो लिखेंगे वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता जब बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह के संपर्क में आती है
लिखिएगा दोस्त, वायुमंडल की आर्द्रता जब बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर या बाहरी सतह पर संपर्क में आती है या बाहरी सतह के संपर्क में आती है, तब शीतलता के कारण वह गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। शीतलता के कारण गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाती है। इसलिए हमें गिलास के बाहरी सतह पर क्या बूंदें नजर आती हैं। क्या नजर आती हैं दोस्त? बूंदें नजर आती हैं। तो आप लिख सकते हैं इसलिए, या फिर आप छोड़ देंगे, सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, तो कुछ दिमाग में भी रखा कीजिए, आप उसके आगे छोड़ दीजिए, इसलिए मत लिखिए। क्यों? क्योंकि आप इतना तो समझ सकते हैं कि हाँ, इसीलिए आर्द्रता के जो बाहरी गिलास के उस पर वाटर का ड्रॉपलेट्स रहते हैं। ये हमारा आपका वाष्पीकरण की शीतलता के अंदर जो भी पॉइंट है दोस्त, आपके एनसीईआरटी के अंदर वाष्पीकरण के अंदर जो भी पॉइंट है, ये आपको हमने बखूबी अच्छे तरीके से लिखवा दिया। इसे आप अपने से खुद लिखेंगे दोस्त। इसमें हम बता दे रहे हैं आपको क्या लिखना है। इवापोरेशन ये पूरा लिख लीजिएगा, और वेपराइजेशन ये भी लिख लीजिएगा, और ये अंतर आप देख सकते हैं। आपको जो भी इसमें इम्पोर्टेंट लगे आपके अनुसार आप लिख लीजिएगा। हालांकि ये मुख्य अंतर ऐसे टैगलाइन, ऐसे टेबल बनाकर आप ये सभी लिख लीजिएगा। आपके सामने दोस्त इसे नहीं लिखाते हैं, क्यों? आपके सामने है, उपस्थित है, आप इसको इजीली आप अपने तरीके से लिख लीजिएगा। ये हमारा दोस्त यहाँ पर आपका दोस्त यहाँ पर दोस्त पूरा क्लियर हो गया आपका। जो भी आपके पहले अध्याय में जो भी पॉइंट है दोस्त, सब आप टोटल पढ़ चुके हैं। सिर्फ 2 पॉइंट छूटा है दोस्त, जो एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको हम अगले सेशन में लाएंगे। वहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लास्ट आपका वीडियो आएगा दोस्त, पहले पदार्थ का, यानी कि पहले अध्याय का जो हमारे आसपास पदार्थ है उसका लास्ट आपको वीडियो लाएंगे, जिसमें हम ये प्रश्नावली हल करेंगे। तब तक ले ये प्रश्नावली आप अपने से हल कीजिएगा। और जो उसमें अभी आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ा है दोस्त, ठोस, द्रव, गैस, अभी 2 अवस्थाएं और होती हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता है, साइंस अपने चरम उत्सव पर पहुंचता है दोस्त, एक नए नए चीज़ों का खोज करता है। तो उसी प्रकार पदार्थ की 2 और अवस्थाएं, जिसे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन हम कहते हैं, तो उसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में अच्छे तरीके से समझेंगे कि प्लाज्मा क्या है और BES क्या है, यानी बोस-आइंस्टीन क्या है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट सेशन में, जहां पर सिर्फ 2 बिंदु है उसे समझेंगे और प्रश्नावली को हल करेंगे और अंततः अपने अध्याय को समाप्त करेंगे। और हमारा बचेगा सिर्फ अंत में अभ्यास करना। तो अभ्यास का जो सेशन है दोस्त, आपको पहले पूरा करना है, और हम किसी न किसी दिन उस अभ्यास के पूरे प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे और आप मिलाएंगे कि क्या चीज़, जो चीज़ हम लिखे हैं, क्या वो सही है। तो मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।